फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वैशालीज़ वर्ड और मैं हूं वैशाली मिश्रा। उम्मीद करती हूं कि आप सब अच्छे होंगे। आज मैं फिर एक नए चैप्टर के साथ में आई हूं जो सीरीज़ चल रही थी लाइक 11th क्लास की। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड मैंने प्रोज के कंप्लीट कर चुकी हूं मैं। और अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दूँगी तीनों वीडियोज़ के, आप वहाँ से जा कर के चेक कर सकते हैं। प्लस मैं आज लेकर के आई हूँ फोर्थ चैप्टर जो कि है द काइट मेकर, रिटन बाय रस्किन बॉन्ड। तो ये स्टोरी काफ़ी अच्छी है। मैंने पैराग्राफ वाइज एक्सप्लेन करा है, लाइक हर एक पैराग्राफ को अच्छे से एक्सप्लेन करा है। तो आप देखते हैं स्टोरी क्या है। काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आप वहाँ से जा कर के अच्छे से समझ सकते हैं इसे, क्योंकि मेन चीज़ होती है तो स्टोरी समझ में नहीं आती है और इसमें बहुत सारे मार्क्स आते, मतलब बहुत सारे मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, लाइक समरी लिखने आती है, प्लस रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट आता है। वो इन सब चीज़ों के आंसर आप तभी कर सकते हैं जब आपको स्टोरी अच्छे से समझ में आई हो। तो मैंने ट्राई करा है कि मैं अच्छे से समझा सकूं, और अगर आई होप समझ में आएगा, और अगर नहीं समझ में आता है तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लीजिएगा। मैं हर एक क्वेश्चन का रिप्लाई भी करती हूँ। प्लस अगर तब फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो मेक श्योर कि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है, वीडियोज़ को लाइक कर दिए हैं, प्लस शेयर भी करिएगा अपनी फैमिली फ्रेंड्स सबके साथ में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जिनको नीड हो इसकी उन तक पहुंच सके और इससे उन लोग को बेनिफिट मिल सके। तो हाँ, अब स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो सबसे पहले जो चैप्टर जहाँ से स्टार्ट है वहाँ पे अबाउट द ऑथर दे रखा है, फिर है अबाउट द लेसन। तो विल स्टार्ट फ्रॉम हियर। द लेसन डिपिक्ट्स द लाइफ ऑफ महमूद व्हेन ही वाज यंग एंड व्हेन ही वाज नियरिंग डेथ. When the kite maker was young, he was honored for his art of kite making. In those days, people were not hurried and worried. Kite flying was considered a respectable job. Mahmud was an expert in making kites, so his art gave him popularity throughout the city. But when Mahmud became old, the people did not care for the old kite maker. They were indifferent. The indifference was due to their daily problems as they were hurried and worried. In the end, the story creates a feeling of pathos. We feel sorry for the kite maker who was respectable in his young but was neglected in his old age when he needed sympathy. तो ये स्टोरी है महमूद के बारे में, जो कि जब यंग था तो काइट्स बनाया करता था, और उस टाइम पर काइट बनाना बहुत ज़्यादा ऑनर्ड काम माना जाता था, और काइट्स को उड़ाना, पतंग उड़ाना भी बहुत अच्छा काम माना जाता था, क्योंकि उस टाइम क्या था, कोई भी जल्दीबाजी नहीं थी, कोई भी बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं थी लोग के पास में। इस वजह से एक बहुत रेस्पेक्टेबल जॉब मानी जाती थी पतंग उड़ाना। तो ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुए, इनको बहुत पॉपुलैरिटी मिली क्योंकि ये एक्सपर्ट भी थे पतंग बनाने में। लेकिन जब वो बूढ़े हुए तो लोगों ने उनकी कुछ केयर करना, परवाह करना छोड़ दिया, क्योंकि ये भी बात थी, क्योंकि जब वो यंग थे उस टाइम पर कोई भी जल्दबाजी नहीं था। लेकिन जब तक ये ओल्ड हुए थे तो जो लोग नए यहाँ पे थे उनको बहुत हर चीज़ में जल्दी थी, कंपटीशन थी हर चीज़ में। तो ये भी एक कारण था कि वो इतने ज़्यादा केयर नहीं कर पाए इनके बारे में। फिर ये लास्ट के स्टोरी में हम देखेंगे कि सबको पछतावा होता है और सॉरी फील करते हैं कि काइट मेकर, जो कि इतने ज़्यादा रेस्पेक्टेड थे अपने युद्ध में, उनको इतना नेग्लेक्ट क्यों किया गया उनकी ओल्ड एज में। तो स्टार्ट करते हैं अपनी स्टोरी और देखते हैं कि क्या हुआ स्टोरी में। प्लीज़ बुक को अपने साथ में ओपन करके ही बैठिएगा तो ज़्यादा यूज़फुल होगा आप लोग के लिए। जब मैं रीड कर रही हूँ तो आपको पैरा समझने में कहाँ से कहाँ तक मैंने फर्स्ट पैरा लिया है और मैं कहाँ तक समझा रही हूँ, तो वो आपके लिए इजी होगा। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पैरा से, जो कि है An ancient banyan which had grown through the cracks of an abandoned mosque was the only tree in the street known as Gali Ramnath, and little Ali's kite had caught in its branches. The boy, barefoot and clad only in a torn shirt, ran along the cobblestones of the narrow street to where his grandfather sat nodding dreamingly in the sunshine of their back courtyard. "Grandfather," shouted the boy, "the kite has gone." The old man woke from his daydream with a start and, raising his head, displayed a beard which would have been white had it not been dyed red with mehendi leaves. "Did the twine break?" he asked. "I know that kite twine is not what it used to be,"
No, grandfather, the kite is stuck in the banana tree. The old man chuckled. You have yet to learn how to fly a kite properly, my child. And I am too old to teach you. That's the pity of it. But you shall have another. He had just finished making a new kite from the bamboo, paper, and thin silk, and it lay in the sun, firming up. It was a pale pink kite with a small green tail. The old man handed it to Ali, and the boy raised himself on his toes and kissed his grandfather's hollowed out cheeks. तो समझ लेते हैं फर्स्ट पैरा को। तो ये कह रहा है कि गली रामनाथ नामक सड़क पर एक पुरानी मस्जिद की दरारों में उगा हुआ एक बरगद का पुराना एक अकेला सा पेड़ था और छोटे अली की पतंग उसकी ब्रांचेस मतलब शाखाओं में फंस गई। वो लड़का नंगे पैर फटी हुई कमीज पहने हुए उस तंग गली के गोल पत्थरों पर दौड़ता हुआ उस जगह पर पहुंचा जहां उसके दादा अपने पीछे के आंगन में धूप में सपने में ऊँगते हुए बैठे थे। दादाजी, लड़का चिल्लाया। पतंग चली गई। बूढ़ा आदमी झटके के साथ अपने सपने से जागा और अपना सिर उठाकर दाढ़ी दिखाई जो सफ़ेद होती अगर उसने इसे मेहंदी की पत्तियों से लाल ना रंगा होता। उसने पूछा कि क्या डोर टूट गई? मैं जानता हूँ कि पतंग की डोर वैसी नहीं है जैसी होनी चाहिए। नहीं दादाजी, पतंग बरगद के पेड़ में फंस गई। वो बूढ़ा आदमी मुस्कराया। मेरे बच्चे, तुम्हें अभी यह सीखना है कि ठीक तरह से पतंग कैसे उड़ाई जाए, और मैं इतना बूढ़ा हो गया हूँ कि तुम्हें सिखा नहीं सकता। यह बड़ी दया की बात है, लेकिन तुम्हें दूसरी पतंग मिल जाएगी। उसने अभी अभी बांस, कागज़ और पतले सिल्क से एक नई पतंग बनाई है और यह सूखने के लिए धूप में पड़ी है। यह हल्की गुलाबी रंग की पतंग थी जिसमें एक छोटी हरी पूंछ लगी थी। बूढ़े आदमी ने ये पतंग अली को दे दी और वो लड़का अपने पंजों पर खड़ा हो गया और अपने बूढ़े दादाजी के गालों को किस करा। तो ये था हमारा फर्स्ट पैरा। लेट्स मूव टू नेक्स्ट पैरा। सेकेंड पैराग्राफ इज I will not lose this one, he said. This kite will fly like a bird. And he turned on his heels and skipped out of the courtyard. The old man remained dreaming in the sun. His kite shop had gone, the premises having been sold many years ago to a junk dealer. But he still made kites for his own amusement and as playthings for his grandson Ali. Not many people bought kites these days. Adults disdained them and children preferred to spend their money at the movies. Moreover, there were few open spaces left for the flying kites. The city had swallowed up the green Maidan which had stretched from the old fort walls to the river bank. But the old man remembered a time when grown-ups flew kites from the Maidan and grew battles were fought. The kites swerving and swooping in the sky, tangling with each other until the strings of one was cut. Then the beaten but liberated kite would float away in the blue unknown. There was a good deal of betting and money frequently changed hands. Kite flying was then the sport of kings. The old man remembered how the Nawab himself would come down to the river bank with his retinue to join in the noble pastime. In those days, there was time to spend an idle hour with a gay, dancing strip of paper. Now everyone hurried in heat of hope, and delicate things like kites and daydreams were trampled underfoot. Mahmud the kite maker had been well known throughout the city in the prime of his life. Some of his more elaborate kites sold for as much as 3 or 4 rupees. At the request of Nawab, he had once made a very special kind of kite, unlike any that had been मैं seen इसे in the नहीं district. खोऊंगा, उसने कहा। तो ये पतंग चिड़िया की तरह करनी है मैंने उड़ेगी। second और वो पैरा। मुड़ा और अब कूदता हुआ समझ लेते हैं आंगन से इसको बाहर भाग गया। पहले। बूढ़ा आदमी धूप में बैठे अपने सपने फिर से देखने लगा। उसकी पतंग की दुकान खत्म हो गई थी और दुकान और उसका सामान वर्षों से पहले एक कबाड़ी को बेच दिया गया था। लेकिन अपने मनोरंजन के लिए और अपने पोते के लिए खिलौने की तरह में वो अब भी पतंगे बनाता था। इन दिनों बहुत ज़्यादा लोग पतंग नहीं खरीदते थे। जो यंग लोग थे
उन्हें वो लोग पतंग से घृणा करते थे और बच्चे अपना पूरा पैसा सिनेमा या फिर पिक्चर देखने में खर्च करना पसंद करते थे। इसके अलावा पतंग उड़ाने के लिए खुले जगह बहुत कम रह गई थी। जो मैदान पुराने किले की दीवारों से नदी के किनारे तक फैले हुए थे वो नगर के बसने से पूरे ख़त्म हो गए थे। लेकिन बूढ़े आदमी को वह समय याद था जब बहुत आयु के ज़्यादा उम्र के लोग भी मैदानों में पतंगे उड़ाते थे और बड़े बड़े पेच लड़ाया करते थे। पतंगे आकाश में इधर उधर घूमती थीं और झटके से ऊपर नीचे आ जाती थीं। एक दूसरे से पेच लड़ते थे जब तक उनमें से किसी एक की पतंग ना कट जाए। फिर कटी हुई आज़ाद पतंग आसमान में गायब हो जाती थी। बहुत शर्तें भी लगती थी और बार बार पैसे का आदान प्रदान होता था। उस समय पतंग उड़ाना राजाओं का खेल था। बूढ़े लोग को याद था कि नवाब कैसे अपने सेवकों के साथ नदी के किनारे आकर इस अच्छे खेल में भाग लेते थे। उन दिनों खाली समय सुंदर नाचती हुई कागज़ की पट्टी मतलब पतंग के साथ बिताया जाता था। अब हर एक व्यक्ति को जल्दी है, मशीन की तरह वह जल्दी में है और पतंग जैसी नाजुक वस्तुओं तथा दिवा स्वप्नों को पैरों के नीचे कुचल दिया गया है। पतंगे बनाने का वाला महमूद अपने शुरुआती जीवन स्तर में नगर में खूब प्रसिद्ध था। उसकी कुछ बड़ी बड़ी पतंगे 3 या 4 रुपए में बिकती थी। एक बार नवाब की प्रार्थना पर उसने एक ऐसी विशेष पतंग बनाई थी जो जिले में पहले कभी नहीं देखी गई थी। तो हाँ, सेकंड पैराग्राफ में सिर्फ इतना बताया गया है। चलते हैं थर्ड पैरा की तरफ कि क्या बोल रहा है। Let's read third paragraph. It consisted of a series of small, very light paper discs trailing on a thin bamboo frame. To the extremity of each disc, he tied a sprig of grass for balance. The surface of the foremost disc was slightly convex, and a fantastic face was painted on it, with the 2 eyes made of small mirrors. The disc, decreasing in size from the head to tail, gave the kite the appearance of crawling serpent. It required great skill to raise their cumbersome device from the ground, and only Mahmud could manage it. Everyone had of course heard of the dragon kite that Mahmud had built, and word went round that it possessed supernatural powers. A large crowd assembled on the Maidan to watch its first public launching in the presence of Nawab. At the first attempt, it did not budge from the ground. The disc made a plaintive protesting sound, and the sun was trapped in the little mirrors, making the kite a living, complaining creature. Then the wind came from the right direction, and the dragon kite soared into the sky, wriggling its way higher and higher, with the sun still glinting in its devil eyes. When it went very high, it pulled fiercely on the twine, and Mahmud's young sons had to help him with the reels. But still the kite pulled, determined to be free, to live free of its own. And then it happened. The twine snapped, the kite leaped away towards the sun, sailed on until it was lost to view. It was never found again, and Mahmud wondered afterwards if he had made too vivid, too living a thing of the great kite. He did not make another like it, but instead presented the Nawab with a musical kite, one that made a sound like that veena. तो पहले समझ लेते हैं इस वाले पैरा को, फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो इसमें कहा गया है कि इसमें बहुत सी छोटी छोटी हल्के कागज़ की डिस्कें थी जो बांस के एक ढांचे से लटक रही थी। हर एक डिस्क के सिरे पर संतुलन बनाने के लिए उसने घास की एक टहनी बांध दी थी। सबसे पहले डिस्क की सतह कुछ ढालदार थी। उस पर एक अद्भुत भद्दा चेहरा बना हुआ था जिसमें शीशे की 2 आंखें थी। सिर से पूंछ की ओर डिस्क का आकार घटता जा रहा था और इससे पतंग की शक्ल एक रेंगते हुए सांप जैसी बन गई। इस भारी और बेकार योजना को ज़मीन से उठाने में बहुत कौशल की ज़रूरत थी और केवल महमूद ही इसका प्रबंध कर सकता था। इस सांप जैसी पतंग के विषय में जिसे महमूद ने बनाया था, लोगों ने सुन रखा था और ये खबर फैल गई कि इसमें कोई बहुत ज़्यादा उसे पारलौकिक शक्ति है। लोगों की बहुत ज़्यादा भीड़ मैदान में नवाब की मौजूदगी में इसकी पहली सार्वजनिक उड़ाने को देखने के लिए इकट्ठी हो गई, क्योंकि पहली बार नवाब के सामने ये
अलग तरह का जो क्रिएचर उसने बनाया था, ये पहली बार उड़ने वाला था। पहली कोशिश में यह धरती से नहीं उठी। डिस्क में ऐसी आवाज़ आई हुई मानो ये उठना ही नहीं चाहती, और सूरज का प्रतिबिंब आंखों में लगे छोटे शीशों में आ गया और पतंग शिकायती करते हुए सजीव प्राणी लगने लगी। ऐसा लग रहा था कि इसमें जान है। फिर सीधी ओर से हवा चली और सांप जैसी पतंग आसमान में ऊंची उड़ गई, ऐरती हुई ऊपर उड़ गई, और सूरज इसकी आंखों में जब भी चमक रहा था, जब यह बहुत ऊंची चली गई, तब इसने डोरी को बहुत तेज़ी से खींचा और महमूद के युवा पुत्रों को चरखी से उसकी सहायता करनी पड़ी। फिर भी पतंग डोरी को खींचती रही, मानो इसने आज़ाद होने और अपनी मौज का जीवन बिताने का निश्चय सा कर लिया हो। फिर ये घटना घटी कि अचानक डोरी टूट गई। पतंग सूरज की ओर भागने लगी, तब तक भागती रही जब तक यह दिखनी बंद नहीं हो गई। फिर ये कभी नहीं मिली, और महमूद को बाद में यह आश्चर्य हुआ कि क्या उसने पतंग के रूप में इतनी स्पष्ट और जीवित वस्तु बनाई थी। उसने इसके सामान फिर दूसरी पतंग नहीं बनाई, लेकिन इसके स्थान पर उसने नवाब को संगीत वाली पतंग भेंट की, जिसकी आवाज़ वीणा के समान थी। तो ये है हमारा 3rd पैराग्राफ। तो आई होप समझ में आया होगा। Let's come to 4th paragraph. Yes, those were more leisurely days, but the Nawab had died years ago. His descendants were almost as poor as Mahmud himself. Kite makers like poets once had their patrons, Mahmud now had none. No one asked him his name and occupation, simply because there were too many people in the gully and nobody could be bothered about neighbors. When he was younger and had fallen sick, everyone in the neighborhood had come to ask about his health. Now, when his days were drawing to a close, no one visited him. Most of his old friends were dead. His sons had grown up. One was working in a local garage, and the other had stayed in the Pakistan where he was at the time of partition. The children who had bought kites from him 10 years ago were now adults struggling for a living. They did not have time for the old man and his memories. Having grown up in a swift changing competitive world, they looked at the old kite maker with the same indifference as they showed towards the banyan tree. Both were taken for granted as permanent fixtures that were of no concerns of the mass of humanity that surrounded them. No longer did people gather under the banyan tree to discuss their problems and their plans. Only in the summer month did someone seek shelter under it from the fierce sun. But there was of course the boy, his grandson. It was good that his son worked close by, and he and the daughter-in-law could live in Mahmud's house. It gladdened his heart to watch the boy at the play in the winter sunshine, growing under his eyes like a young and well-nourished sapling putting forth new leaves each day. There is a great affinity between trees and men. They grow at much the same pace if they are not hurt or starved or cut down. In their young, they are resplendent creatures, and in their declining years, they stoop a little. They remember, they stretch their brittle limbs in the sun, and with a sigh, shed their last leaf. तो समझते हैं इस 4th पैराग्राफ को कि क्या बोल रहे हैं। हाँ, वो दिन आराम से बिताने वाले दिन थे, लेकिन नवाब की कई पूर्व मृत्यु हो गई थी। उनके जो वंशज थे उतने ही गरीब थे जितना खुद महमूद था। एक समय कवियों के समान पतंग बनाने वालों के भी संरक्षक होते थे। महमूद का कोई नहीं था। किसी ने उससे उसका नाम या व्यापार के विषय में नहीं पूछा, क्योंकि गली में और इतने सारे लोग थे और कोई अपने पड़ोसी के विषय में इतना ज़्यादा चिंतित नहीं होता था। जब वो युवा था और बीमार पड़ा, उसके पड़ोस का हर एक व्यक्ति उसके स्वास्थ्य के विषय में पूछने आता था। अब जबकि उसका अंत निकट है, मतलब डेथ होने ही वाली है, डेथ के पास पहुंच चुका है, कोई भी उससे मिलने नहीं आता। उसके ज़्यादातर पुराने साथी मर चुके हैं, उसके पुत्र बड़े हो गए हैं, उनसे
उनसे एक स्थानीय गैराज में काम करता था और दूसरा पाकिस्तान में रह गया था, जो वहाँ जब पार्टीशन हुआ था, विभाजन के समय से था। जो बच्चे उससे 10 वर्ष पहले पतंग खरीदते थे अब जवान हो चुके हैं और अपनी जीवन में इतना ज़्यादा संघर्ष कर रहे हैं कि उनके पास इतना समय नहीं है कि उस बूढ़े आदमी की केयर कर सकें या फिर उसका हालचाल ले सकें। इस तेज़ी से बदलते हुए प्रतियोगिता वाले संसार में बड़े होकर उन्होंने उस पतंग वाले को इतने ही बेमन से देखा जितना वो बरगद के पेड़ को बेमन से देखते थे। मतलब इंसान और पेड़ में कोई डिफरेंस रह ही नहीं गया। ये दोनों महमूद और बरगद के पेड़ ऐसे स्थायी वस्तुओं हो गई जो उनके इर्द गिर्द रहने वाले आम लोगों के लाभ और संबंध की वस्तुएं नहीं थी। सॉरी। अब लोग उस बरगद के पेड़ के नीचे अपनी समस्याओं और योजनाओं पर विचार करने के लिए इकट्ठे नहीं होते थे। केवल गर्मियों में कुछ व्यक्ति धूप से बचने के लिए उसके नीचे बैठ जाया करते थे, लेकिन फिर भी उसका एक पोता था, या अच्छा था कि उसका बेटा पास में ही काम करता था और वो अपना उसकी बहू के साथ महमूद के घर में रहते थे। उसे यह देखकर प्रसन्नता होती थी कि वह लड़का जाड़ों में धूप में खेलता था। उसकी आंखों में के सामने ही एक छोटे पौधे की परवरिश के समान वो जवान हो रहा था और प्रतिदिन फल फूल रहा था। वृक्षों तथा मनुष्यों में बहुत समानता है। वे एक ही रफ्तार से बढ़ते हैं। अगर उन्हें हानि न पहुंचाई जाए, भूखा न रखा जाए या काटा ना जाए। अपनी युवावस्था में एक आकर्षक प्राणी होते हैं और बुढ़ापे में वे थोड़ा सा झुके हुए। वे याद रखते हैं कि वे अपनी कठोर लेकिन आसानी से टूटने वाली भुजाएं धूप में फैलाते हैं और दुख भरी सांस के साथ अपनी अंतिम पत्तियां गिराते हैं और मतलब मर जाते हैं। तो ये था हमारा 4th पैराग्राफ, काफ़ी अच्छा। 5th para is Mahmud was like the banyan, his hands gaunt and twisted like the roots of the ancient tree. Ali was like the young mimosa planted at the end of the courtyard. In 2 years, both he and the tree would acquire the strength and confidence that are characteristic of youth. The voices in the street grew fainted, and Mahmud wondered if he was going to the fall asleep and dream. As he so often did, of beautiful, powerful kite resembling the great white birds of Hindustan, Garuda, God Vishnu's famous street, Garud. He would like to make a wonderful new kite for the little Ali. He had nothing else to leave for the boy. He heard Ali's voice in the distance but did not realize that the boy was calling out to him. The voice seemed to come from away, very far away. Ali was at the courtyard door asking if his mother had as yet returned from the bazaar. When Mahmud did not answer, the boy came forward, repeating his question. Thus the sunlight was slanting across the old man's head, and a small white butterfly was perched on his flowering beard. Mahmud was silent, and when Ali put his small brown hand on the old man's shoulders, he got no response. The boy heard a faint sound like the rubbing of marbles in his pocket. Suddenly afraid, Ali turned and moved to the door and then ran down the street shouting for his mother. And in the banyan tree, a sudden gust of the wind caught the torn kite and lifted it into the air, carrying it far above the struggling, sweating city into the blue city. Let's understand 5th para. महमूद बरगद के पेड़ की तरह था। उसके हाथ पुराने पेड़ की जड़ों के समान ऐंठे हुए थे। अली एक छोटे छुई मुई के पौधे की तरह था जिसे आंगन के सिरे पर लगा दिया गया हो। 2 साल में वह भी और यह पौधा भी शक्ति और विश्वास प्राप्त कर लेंगे जो जवानी के लक्षण हैं। सड़क पर आवाज़ें और धीमी हो गईं और महमूद को आश्चर्य हुआ कि क्या वह सोने वाला था और सपना देखने वाला था, जैसा कि वो बहुत सुंदर शक्तिशाली पतंग का सपना देखा करता था जो हिंदुओं के महान सफ़ेद पक्षी गरुड़ से मिलती जुलती होती है, जो भगवान विष्णु की प्रसिद्ध सवारी है। वह छोटे अली के लिए एक अद्भुत नई पतंग बनाना चाहेगा। उसके पास लड़के को देने के लिए और कुछ नहीं था। उसने दूर से आती हुई अली की आवाज़ को सुना, लेकिन यह अनुभव नहीं किया कि लड़का बुला रहा है। आवाज़ बहुत दूर से आती मालूम पड़ रही थी।
अली आंगन के दरवाजे पर था और पूछ रहा था कि क्या उसकी माँ बाज़ार से अभी लौटी है या नहीं। जब महमूद ने उत्तर नहीं दिया तब वो लड़का आगे आया और उसने अपने प्रश्न को फिर से दोहराया। धूप उस व्यक्ति के सिर पर तिरछी पड़ रही थी और एक सफ़ेद छोटी तितली उसकी लटकी हुई दाढ़ी पर बैठी हुई थी। महमूद चुप था और जब अली ने अपना छोटा बूढ़ा हाथ बूढ़े व्यक्ति के कंधे पर रखा तो उसे उत्तर नहीं मिला। लड़के ने इतनी धीमी आवाज़ सुनी जितनी उसकी जेब के पत्थर के रगड़ने की होती है। अचानक डरा हुआ अली मुड़ा और दरवाजे की ओर चला और फिर अपनी माँ के लिए चिल्लाता हुआ सड़क पर दौड़ गया। बरगद के पेड़ में हवा के अचानक झोंके में उसकी फटी हुई पतंग उड़ गई और हवा में उड़ गई और उस भारी व्यस्त नगर से दूर नीले आसमान में चली गई। तो ये था हमारा 5th पैराग्राफ। ये थी हमारी पूरा स्टोरी चैप्टर द काइट हमने मेकर। पढ़ लिया हमने है, सारी एक चीज़ें एक अच्छे से पढ़ी, पैराग्राफ सारी को चीज़ें सेपरेटली एक्सप्लेन हमने करी, समझा हर एक चीज़ को। और बाकी मैं आगे के चैप्टर्स भी लेकर के आऊँगी अपने नेक्स्ट वीडियोस को में, इसलिए बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा ताकि जैसे ही मेरी वीडियो नेक्स्ट वाली आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन हो और आप भी फर्स्ट हो जो कि मेरी वीडियो देख रहे हो। तो ठीक है, ये वाला चैप्टर हो चुका है। बाय बाय और आई विल कम विद नेक्स्ट वीडियो सून।